अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब डिस्कस करेंगे। तो तुरंत स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। एंड वन मोर थिंग, देर इज़ अ टारगेट कि हम लोग 31 मार्च ऑन और बिफोर 31 मार्च जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन बैंक के जितने भी चैप्टर्स हैं सब हम लोग कोशिश करेंगे कि सॉल्व हो जाए। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट। आपको सिर्फ ये करना है कि आप नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन रखना ताकि आपको पता चलते रहे कि कौन सा चैप्टर कब आ रहा है, राइट। तो आपको पता चलता रहेगा कि कब मैंने कौन सा अपलोड किया है चैप्टर्स। नॉट ओनली दैट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू दैट कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमको एक एक दिन में दो दो चैप्टर अपलोड करना पड़े, अदरवाइज़ ख़त्म कैसे होगा, राइट। हमको 16 चैप्टर्स है और 31 मार्च के पहले हमको सारे ख़त्म करने हैं। तो डेफिनेटली यू हैव टू कीप योर नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन, तो ही आपको पता चलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। The very first question in mechanical properties of fluids is insect moves over surface of water because of surface tension। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ समझाना भी नहीं है। You know that the surface of liquids behave like stretched membrane and because of a property called as surface tension, और इसके वजह से ही वो इंसेक्ट के वेट को सपोर्ट कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो सीधा सीधा सरफेस टेंशन है। सेकेंड वन, द वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन फ्री फॉल ड्यू टू। अब हम जानते हैं कि बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड ट्राइज टू ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया। और हम जानते हैं कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम का क्यूब ले ले या स्फीयर ले ले या कोई और ऑब्जेक्ट ले ले, राइट, क्यूबॉइड ले ले या पैरेललोपिपेड ले ले, अगर सबकी वॉल्यूम इक्वल हो तो हम ये नोटिस करेंगे कि सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर का होगा, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के लिए सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है। इसलिए द वाटर ड्रॉपलेट्स विल टेक द शेप ऑफ अ स्फीयर। सो ये भी दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन ओनली। okay, because of surface tension every object or every surface of liquid tries to occupy minimum surface area। फिर सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इसका तो डायरेक्टली हमको पता है कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है टी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टी इक्वल टू टी नॉट, दैट इज सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 माइनस अल्फा टी, ठीक है। और ये जो छोटा टी है वो टेम्परेचर है। अब आप देखो, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो ये जो अल्फ़ा टी वाला टर्म है, नेगेटिव टर्म, वो भी बढ़ता जाएगा और कभी ना कभी वो 1 हो जाएगा। तो अगर अल्फ़ा टी वाला टर्म 1 हो गया तो 1 माइनस अल्फ़ा टी विल बिकम इक्वल टू 0। ये 0 हो गया तो सरफेस टेंशन 0 होगा। तो वो टेम्परेचर जहाँ पे सरफेस टेंशन 0 हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आपको याद रखना है कि सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज 0, राइट। यूनिट ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, आपको मालूम होना चाहिए। द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल ड्रॉप इज 6 पाई ईटा आर वी। अब यहाँ पे ईटा को बोलते हैं कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को लिखा जा सकता है एफ अपॉन 6 पाई आर वी। अब 6 पाई तो कोई यूनिट नहीं होती, और फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, रेडियस की यूनिट होगी मीटर, और वेलोसिटी की यूनिट है मीटर अपॉन सेकेंड। हम थोड़ा सा टर्म्स को अगर रीअरेंज करेंगे तो आंसर आएगा न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। So the next question, question number 5, two capillary tubes of radii 0.6 सेंटीमीटर, तो इसको मैं R1 लिख लेता हूँ, एंड 0.3 सेंटीमीटर इसको मैं R2 लिख लेता हूँ, आर डिप्ड इन द सेम लिक्विड। सेम लिक्विड मतलब सरफेस टेंशन सेम होगा, और थीटा को भी मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ बिकॉज मैं ये मान लेता हूँ कि कैपिलरी ट्यूब्स भी सेम मटेरियल के होंगे, शायद ग्लास के बने होंगे, राइट। द रेशियो ऑफ हाइट्स थ्रू विच द लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब्स। रेशियो ऑफ हाइट मतलब हमको पूछा गया है H1 अपॉन H2। अब देखो हाइट का क्या फॉर्मूला है, हाइट द रेशियो ऑफ हाइट पूछा हुआ है, तो हाइट का फॉर्मूला है H इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर राइज इज H इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। अब इसमें t कॉन्स्टेंट, कॉस थीटा कॉन्स्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, बिकॉज लिक्विड सेम है तो डेंसिटी भी कांस्टेंट होगा, जी भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि H इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और अगर H इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R तो हम लिख सकते हैं कि H1 अपॉन H2 विल बी इक्वल टू व्हाट, उल्टा R2 अपॉन R1। तो R2 R1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, आपका आंसर हाफ आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस होगा डायमीटर का आधा, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दैट इज 3 इंटू 10 पावर -2 मीटर।
एंड सरफेस टेंशन दिया हुआ है, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड पूछा है, देखो पहले तो सोप बबल था ही नहीं, ठीक है, तो उसका एरिया को 0 ले लेंगे और बाद में हमने इस डायमीटर की सोप बबल को बनाया, तो जो भी हमें काम करना पड़ा उसमें एयर ब्लो करने के लिए, उसको बनाने के लिए सोप बबल को, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी इन द बबल। सो वर्क डन, एनर्जी स्टोर्ड इन द सोप बबल इज सेम एज वर्क डन इन ब्लोइंग द सोप बबल। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल, ठीक है। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू dW/dA, T इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चेंज इन द एरिया। तो dW या वर्क डन होगा TdA, राइट। अब dA मतलब चेंज इन एरिया, दैट इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल। अब इनिशियली तो सोप बबल था ही नहीं, तो उसका एरिया 0 था, तो A2 माइनस A1 लिख लेते हैं। अब याद रखना कि सोप बबल में 2 फ्री सरफेस होंगे, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, तो उसका सरफेस एरिया लिखा जाएगा 2 × 4πr², दैट विल बी 8πr²। तो अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो कुछ ऐसा होगा, ओके। और फाइनल आंसर ये आपके सामने है, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सम नंबर 6। अब हम लोग अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 7। 2 स्टोन्स विथ रेडियाई 1:2, मतलब हमको दिया हुआ है R1 डिवाइडेड बाय R2 fall from a great height through atmosphere, their terminal velocities are in the ratio। terminal velocity मतलब हमको पूछा गया v1/v2, ठीक है। देख लेते हैं हाउ कैन वी सॉल्व दिस सम। नाउ यू शुड नो दैट कि जब एक ड्रॉप नीचे गिरता है किसी भी मीडियम में, तो द ड्रॉप फाइनली अटेन्स अ टर्मिनल कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 2/9r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे r मतलब, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है कि r मतलब रेडियस ऑफ द ड्रॉप, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द ड्रॉप, और सिग्मा मतलब डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, करेक्ट। तो अगर आप देखो तो सब कुछ तो कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल एक ही चीज़ है इसमें, दैट इज नथिंग बट योर रेडियस, बाकी सारे चीज़ कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। अगर v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² होगा तो v1/v2 विल बी r1/r2 द होल स्क्वायर। बस r1/r2 हम जानते हैं, 1/2 सब्सटीट्यूट कर लो, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज सरफेस फिल्म? तो मैं उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो एकदम टॉप में, लिक्विड के एकदम टॉप सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द वंस एट द बॉटम, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि सरफेस फिल्म एक फिल्म है या एक थिन लेयर ऑफ लिक्विड है जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए सरफेस एनर्जी की, सरफेस फिल्म की। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड आर एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स डायरेक्टेड इनटू द लिक्विड, दिस थिन सरफेस इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म। इसके अलावा भी, और आप, ये तो किताबी डेफिनेशन है, लाइक हमारे गवर्नमेंट बुक की डेफिनेशन है, इसके अलावा भी आप और 2 डेफिनेशन लिख सकते हो। द फिल्म हुज थिकनेस इज इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म। और एक डेफिनेशन लिख सकते हो कि द फिल्म इन विच द मॉलिक्यूल्स हैव हायर पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म, राइट। कोहेसिव फोर्सेस का डेफिनेशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, वैसे तो ये मैंने डेफिनेशन बुक से ही लिया हुआ है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। और लास्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? तो इसके लिए आप आंसर लिखोगे कि द शेप ऑफ द लिक्विड इज कॉन्वेक्स, ओके, कॉन्वेक्स होता है। मैं खाली, आप वर्ड्स पूरा लिख देना, सिर्फ कॉन्वेक्स मत लिखना, राइट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। What is the net weight of a body when it falls with terminal velocity through a viscous medium? तो देखते हैं क्या होता है। टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने का मतलब क्या होता है कि बॉडी पे नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है मतलब होता क्या है, देखो बॉडी पे फोर्सेस क्या क्या एक्ट करते हैं, mg नीचे की तरफ, विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ। और रियलिटी में क्या होता है कि ये, इसमें जो विस्कस फोर्स है ना, ये वेरिएबल है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो 6π∗RV होता है। और जैसे जैसे ड्रॉप की स्पीड बढ़ती जाएगी, ड्रॉप की v बढ़ती जाएगी, अपवर्ड फोर्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड सम टाइम, ऐसा कोई तो टाइम आएगा जब ये जो विस्कस फोर्स है
प्लस अपथ्रस्ट, ऊपर वाला फोर्स शुड बिकम इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। और अगर ऐसा हो गया कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो गए तो नेट फोर्स जीरो हो गया, द नेट फोर्स विल बिकम जीरो एंड द वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप विल बिकम कांस्टेंट। उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। एनीवेज, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखो नेट वेट क्या होगा, अब ये mg के साथ ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट होंगे, बट होता क्या है कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ये तो हम जानते हैं। तो क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर लिया तो नेट फोर्स क्या होगा बॉडी का, जीरो होगा। नेट फोर्स बॉडी पे जीरो है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो होगी तो वेट भी जीरो होगी, क्योंकि वेट इज इक्वल टू मास इनटू इफेक्टिव एक्सेलरेशन। अब उसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वेट भी जीरो हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग किसी को भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करेंगे बिकॉज सब CGS में दिया हुआ है, राइट। स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मूव्स पैरेलल टू अनदर प्लेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 10, ऐसा बोलना चाहिए था कि 10 विथ रिस्पेक्ट टू द अदर प्लेट। मतलब ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स, ओके। तो ऐसा बोलना चाहिए था कि द फर्स्ट प्लेट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड प्लेट। मतलब ये दोनों प्लेट्स के बीच के वेलोसिटी की डिफरेंस है। इफ़ द विस्कस फोर्स, मतलब F दिया हुआ है विस्कस फोर्स, एंड द विस्कोसिटी मतलब ईटा दिया हुआ है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स। डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स मतलब मैं dx या dy जो भी लिख सकता हूँ, राइट। मैं dx लिख लेता हूँ। अब विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। विस्कस फोर्स इज F इज इक्वल टू ईटा a dv बाई dx। ओके, सो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है, ये मैंने डेटा लिख दिया। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ईटा a dv बाई dx बाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब आपको करना क्या है कि dx को एक तरफ रख लो और बाकी सब टर्म्स को राइट की तरफ रख लो। तो अगर आप टर्म्स को रीअरेंज करो तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अब आपको क्या करना है कि सब्सटीट्यूट कर लो वैल्यूज़ को, एंड इफ़ यू सब्सटीट्यूट यू विल गेट द आंसर इन CGS ओनली, बिकॉज सब कुछ CGS में है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का CGS यूनिट है पॉइस, ओके, सो यू विल गेट द आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज the relative velocity between two parallel layers। अब relative velocity बोला हुआ है, मतलब दोनों layers के बीच की change in velocity dv दी हुई है, and the perpendicular distance between them is 0.1। इसको मैं dx लिख लेता हूँ। बोला है what is velocity gradient। velocity gradient क्या होता है, dv by dx। तो बस आपको dv by dx निकालना है, तो काफ़ी easy होगा। सो दिस इज़ द डेटा, और velocity gradient मतलब dv by dx, सब्सटीट्यूट कर लो, आंसर 80 आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 20, इसको मैं h1 मान लेता हूँ। और इफ़ द रेडियस इज मेड 1/3 ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, मतलब जो नया रेडियस है वो पुराने रेडियस का 1/3 है, दैट इज R2 इज 1/3 टाइम्स ऑफ R1। टू व्हाट हाइट विल द वाटर नाउ राइज इन द ट्यूब, मतलब h2 कितना। ठीक है, हम जानते हैं कि हाइट का फॉर्मूला क्या है, या एसेंट फॉर्मूला बोलते हैं उसको, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g। ठीक है, अब सब कुछ कांस्टेंट है तो h इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r आएगा, तो बस h1 अपॉन h2 विल बी R2 अपॉन R1। तो आ गया आंसर, या h2 अपॉन h1 विल बी R1 अपॉन R2, तो 3 आएगा आंसर। और अगर देखो ये R1 अपॉन R2 3 है, इसको आप देखो R1 अपॉन R2 3 है, तो h2 इज़ 3h1 आया। और h1 हम जानते हैं, h1 हमको 20 mm दिया था, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 60 mm आएगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट, तो मैं फिर एक बार आप लोग को बता देता हूँ कि आप अपना नोटिफिकेशन ऑन रखना, तो ही आपको पता चल पाएगा कि मैं कौन सा वीडियो कब डाल रहा हूँ। और मैं वीडियो ऑर्डर में नहीं डालूँगा, मैं अपने हिसाब से डालूँगा। पहले ये वाला वीडियो है, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स मैंने जानबूझ के पहले डाला है, बिकॉज किसी ने रोटेशनल डायनामिक्स ऑलरेडी डाला ही होगा, राइट। यूट्यूब पे मैं अकेला तो नहीं पढ़ाता हूँ, काफ़ी लोग हैं, तो किसी ने डाला होगा। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो किसी ने नहीं डाला वो पहले डाल दूँ, ताकि मतलब प्रेशर थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि हमको 31 मार्च के पहले ये सब ख़त्म करना है, राइट। ओके, एंड डोंट वरी, मैं वैसे भी सब कुछ पढ़ाऊँगा, लाइक राइट फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 16। नाउ नेक्स्ट, स्टेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल फ्लूइड, तो वो आप बुक में देख लेना, एज इट इज़ दिया हुआ है। कंपेयर स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 44 पे, एज इट इज़ मिलेगा, ठीक है। पेज नंबर 44 पे आपको एक टेबल मिलेगा गवर्नमेंट बुक के पेज नंबर 44 पे, वहाँ से आपको पढ़ना है। डिफाइन सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है यहाँ पे।
सरफेस टेंशन की डेफिनेशन और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन, राइट। अब नेक्स्ट सम्स करते हैं। फोर्थ, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर। राइज ऑफ वाटर मतलब एच पूछा है। इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1, तो आर दिया हुआ है। व्हेन इमर्स्ड इन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन टी दिया हुआ है। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द वाटर एंड ग्लास इज 0, थीटा 0 दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है और पूछा है व्हाट इज द राइज। डायरेक्ट फॉर्मूला एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी, राइट। ये मैंने डेटा फिर एक बार लिख दिया और हाइट का फॉर्मूला है 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, आ जाएगा आंसर, राइट। तो ये काफ़ी इजी सम था। सेकेंड सम, अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.3 mm falls through air with a velocity of terminal velocity of 1. The viscosity of air, the viscosity मतलब कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये, ठीक है। कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा लिखते हैं। फाइंड द विस्कस फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप, एफ। डायरेक्ट फॉर्मूला है, विस्कस फोर्स रेन ड्रॉप मतलब स्पेरिकल बॉडी है, तो बाय स्टोक्स लॉ द फॉर्मूला इज एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। नाउ वी नो द वैल्यूज़ ऑफ, हमको एफ ही ढूंढना है ना, राइट। तो हम सब वैल्यूज़ तो जानते हैं, बस सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। सो ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, द आंसर इज 1.018 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6, 2 सोप बबल्स हैव रेडियस इन द रेशियो 2:3। तो ये हमको R1 अपॉन R2 दिया है। कंपेयर द वर्क्स डन इन ब्लोइंग द सोप बबल्स। अब मैं आपको ऑलरेडी किसी MCQ में पढ़ा चुका हूँ कि वर्क डन इन ब्लोइंग द सोप बबल, या किसी सम में अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल इज डायरेक्टली 8 पाई r²t। यू कैन यूज इट एज अ फॉर्मूला। सो वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल इज 8 पाई r²t। सब कुछ कांस्टेंट है एक्सेप्ट r, तो मैं लिख सकता हूँ वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। ओके, तो बस W1 अपॉन W2 इज R1 अपॉन R2 द होल स्क्वायर। R1 अपॉन R2 दिया हुआ है 2/3, सब्सटीट्यूट कर लो, आंसर 4/9 आएगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द सम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। डिराइव द रिलेशन बिटवीन, अच्छा अब अगर आप नोटिस करो तो ये जो लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस हैं और मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए थे उसमें 100% सिमिलैरिटी है, 100%, ओके। नॉट 1 और 2, नॉट 90%, 100% सिमिलैरिटी है। बट याद रखना, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले बनाए और क्वेश्चन बैंक बाद में रिलीज़ हुआ, वो आप डेट भी देख लेना आप, राइट, तो आपको पता चल जाएगा। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। इसमें आपको प्रूफ करना है कि T इज इक्वल टू dW/dA और इसका आपको डेरिवेशन मिलेगा पेज नंबर 36 पे, आर्टिकल 2.4.2c, तो आप चेक कर लेना। ऑब्टेन लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। इसका मतलब होता है आपको प्रूफ करना है कि एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप इज इक्वल टू 2T/R। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसे भी लिख देना कि अगर ड्रॉप के जगह बबल होता तो एक्सेस प्रेशर आता 4T/R। बस इतना ऐड कर देना उसमें, मतलब एक्चुअली यहाँ तक ही लिख दिया तो ये आंसर हो गया 2T/R तक, बस जस्ट ऐड कर देना। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। और ये आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 41 पे, आर्टिकल नंबर 2.4.6। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर फॉलिंग अंडर ग्रेविटी थ्रू अ विस्कस मीडियम। मतलब यहाँ पे आपको वही प्रूव करना है कि v इज इक्वल टू 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू g अपॉन ईटा, ये आपको प्रूव करना है। और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 48 पे, आर्टिकल नंबर 2.7.1। ओके, सो यहाँ तक ये आपको करना है खुद से थ्योरी। ओके, दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो, ओके, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मेरे ख्याल से सब लोग पढ़ ही चुके होंगे, सेकेंड चैप्टर है, राइट। So thanks for watching the video and do share the video with your friends. Thank you.